रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 32। एंटोनियो कैबिन से बाहर निकला और जल्दी से तेजा के पास आकर उसे सब बताया। तेजा ने तुरंत मुंबई अडानी मेंशन के मैनेजर को कॉल लगाया और उसे तुरंत कहा कि ये श्याम मुखर्जी के घर का जो भी लाइट बिल का पेमेंट आया है जल्दी से पे करे, और एक्चुअली जो उनका लाइट बिल है वही उन्हें पे करने के लिए कहे, और इस बात का ज़रा भी उन्हें भनक नहीं लगना चाहिए। बस इतना ही पता लगे कि यह मिस्टेक से बिल प्रिंट हो गया है। इस बात को छुपाने के लिए जितने भी पैसे लगेंगे देने के लिए हम लोग तैयार हैं। उन्होंने जैसे कहा मैनेजर ने वैसे ही सब संभाल लिया, क्योंकि उनके कहने पर तो उस दिन उस रात लाइट भी काट दिया गया था, तो आज कौन सी बहुत बड़ी बात है। देखते देखते शाम हो गया। अथर्व विला जाने के लिए ऑफिस से निकल गया और कुछ ही टाइम में विला आ पहुंचा। इधर शगुन पूरा दिन मोबाइल की तलाश में लगी थी, पर उसे कोई मोबाइल नहीं मिला और घर के सर्वेंट तो उसे देंगे नहीं। अगर किसी ने दिया उसका तो खैर नहीं। अथर्व जब विला पहुंचा वह शगुन को देखने के लिए एकदम से एक्साइटमेंट था और तेजी से अपने कमरे में आया। शगुन इस वक्त कमरे में खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी, क्योंकि उसे चांद के सिवाय किसी और को नहीं देख सकती और ना ही उसके सिवाय उसके पास कोई रुक सकता है, क्योंकि वह एक चांद ही है जिससे देखकर वह अपनी दुख सुख बोला करती है। यहाँ तो उस पर किसी को नहीं दया आने वाला। वह एकटक चांद को देख रही थी कि हल्का आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि उसके सपने तो थे बहुत बड़ी लंबी उड़ान के थे। वह एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी। अपने किराए की दुकान में ही वह बहुत बड़ा सपना देख रही थी। वह हमेशा आज़ाद रहना चाहती थी, अपने बाबा का सहारा बनना चाहती थी। पर क्या हुआ, आज वह एक कैद हो गई है, एक कैद खाने में है। सब सोच के उसकी आंखों में आंसू आ गया और धीरे धीरे आंखों से लुढ़कते हुए गाल पर आ गया कि उतने में किसी ठंड हाथों ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़ अपनी तरफ घुमाया। शगुन तुरंत समझ गई कि यह कोई और नहीं अथर्व है, क्योंकि उसके कमरे में किसी की हिम्मत नहीं जो आ सके। शगुन वैसे ही खड़ी थी कि एक झटके में अथर्व ने उसे पलट दिया और उसका फेस अब अथर्व के सामने दिखने लगा। अथर्व ने उसके आंसू देख लिया, जिससे बहुत दर्द दिखाई दे रहा था। अथर्व अपने थंब से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? शगुन अपनी कपाती हुई होंठ से बोली, मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रहा है। अब मुझे यहाँ नहीं रहा जा रहा। उसकी यह दर्द अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह भी चाहता है कि शगुन अपनी फैमिली से बात करे, वह सब ठीक कर सकता है, पर इन सब के चक्कर में शगुन उससे दूर हो जाएगी। अथर्व ने उसके गाल पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बड़े प्यार से कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा, तुम अपनी फैमिली से बात कर सकती हो, पर उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना सुन शगुन का मन ऐसा हुआ कि वह कह दे कि अभी मुझे दे दो फ़ोन, और वह और भी ज़ोर से रोते हुए बोली, कब आएगा वह दिन जब आप मुझे फ़ोन दोगे और मैं अपनी फैमिली से बात कर सकूं। उसकी बातों में इतना दर्द था कि अथर्व को भी बहुत बुरा लग रहा था। वह उसके साथ ऐसा जुल्म करना नहीं चाहता, पर वह इस वक्त मजबूर था कि वह अपना मोबाइल नहीं दे सकता। अगर उसने अपना मोबाइल दिया तो शगुन उसके हाथ से निकल जाएगी और वह फिर एक बार कमज़ोर पड़ जाएगा। अथर्व अपने दोनों हाथ से शगुन के चेहरे को थाम बड़े प्यार से कहा, उस दिन दूंगा जिस दिन तुम मुझे धीरे धीरे पसंद करना चालू कर दोगी। जब तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा, उस दिन मैं तुम्हें अपना मोबाइल दे दूंगा और तो और पूरी आज़ादी दूंगा। शगुन अपने उल्टे हाथ से आंसू साफ करते हुए अथर्व को देखते बोली, मैं तो यहाँ ठीक से रह रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, आपसे बात भी कर रही हूँ और यहाँ से भाग भी नहीं रही हूँ।
तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो मोबाइल, ताकि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूं? अथर्व उसका फेस एकदम अपने फेस के करीब कर लिया। अब उन दोनों की नाक आपस में टच हो रहा था। अथर्व ने बहुत धीरे आवाज में कहा, तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा, और जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन जाएगा तब मैं तुम्हें। अथर्व ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं किया था कि उसकी बात बीच में काटते हुए शगुन बोली, जैसे। अथर्व उसकी बातों पर आजकल बहुत मुस्कुराने लगा था और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि तुम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह पा रही हो, उसी तरह एक दिन तुम मेरे बिना भी नहीं रह पाओगी। उस दिन शगुन अथर्व की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो आपके बिना रह जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती हूँ। आप कौन हो और आप क्या काम करते हो और आप क्यों मुझे पकड़ के रखे हो? शगुन जैसे बोल रही थी उसके होंठ हिल रहे थे। अथर्व का तो नज़र उसके होंठ पर ही था, क्योंकि इस वक्त उसके होंठ चेरी की तरह दिख रहे थे, जो पतले मुलायम, और जो अथर्व न चाहते हुए भी उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। शगुन कुछ कहने के लिए अपना होंठ हिलाई ही थी कि उससे पहले अथर्व ने अपने सख्त होंठ शगुन के सॉफ्ट होंठों पे रख दिए और उसे सक करने लगा। शगुन की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अथर्व उसके होंठों को क्या कर रहा था। यह शगुन को पता नहीं था कि अथर्व उसके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि किस क्या होती है। न कभी उसने किसी को किस किया था और ना ही किसी को किस करते हुए देखा था। उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अथर्व उसे किस कर रहा है। ये शगुन की पहली किस थी जो आज अथर्व ने ली थी। अथर्व शगुन के होंठ को धीरे धीरे किस और सक कर रहा था, जैसे उसको महसूस कर रहा हो। शगुन के होंठ बहुत सॉफ्ट थे। जब शगुन अथर्व को देखकर अपना कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने शगुन को किस करना स्टार्ट कर दिया। अथर्व को शगुन के होंठ किसी चेरी की तरह सॉफ्ट और स्वीट लग रहे थे, जिसे अब वह एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। वह शगुन को बिल्कुल भी जोर देकर किस नहीं कर रहा था। वह तो धीरे धीरे शगुन के होंठों को सक कर रहा था, क्योंकि वह उसे हर्ट नहीं करना चाहता है, जिसे वह अपने होंठ के अंदर महसूस करना चाहता था। शगुन हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अथर्व ने शगुन को कस के पकड़ रखा था। शगुन को समझ में नहीं आ रहा कि अथर्व उसके साथ क्या कर रहा है, पर उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि अथर्व और उसका सलाइवा एक दूसरे के मुंह में मिक्स हो रहा था, जिसे महसूस कर शगुन को बहुत अजीब लगने लगा। शगुन को अथर्व की सांसों की खुशबू आ रही थी, जो उसके सांसों में घुल मिल रही थी, और उसके मुंह का टेस्ट भी आ रहा था, जो बहुत ही स्वीट था, जो उसके लिए काफ़ी नया था। करीब 15 मिनट के बाद अथर्व ने बेमन से शगुन के होंठ को छोड़ दिया और हाँफते हुए उसके होंठों को देखने लगा, जो हल्के लाल हो गए थे। वहीं शगुन अपनी आंखें बंद कर तेजी से हाँफ रही थी। अगर 2 मिनट और अथर्व उसे नहीं छोड़ता तो शायद उसका दम निकल जाता। अथर्व को उसके होंठ साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो अब स्वेलिंग हो चुकी थी, और वह उसका कलर भी चेंज हो गया था, जो सुर्ख लाल जैसा दिख रहा है। शगुन बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसके हाँफने की वजह से उसका ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था, जो सीधे अथर्व के चेस्ट से टकरा रही थी, जिसे अथर्व उसके सॉफ्ट ब्रेस्ट अपने ब्रॉड चेस्ट पर आसानी से महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करके उसे अपने अंदर गर्मी महसूस हुई। उसके कान नाक लाल होकर आग की तरह जल रहा था। अथर्व जल्दी से शगुन के चेहरे को थाम उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स। अथर्व का आवाज़ जैसे शगुन के कान में गया कि वह झट से अपनी आंखें खोल और उसको धक्का देते हुए पीछे हुई और नीचे ज़मीन
पर थूकने लगी, जैसे कि उसके मुंह में कोई गंदी चीज चली गई हो। शगुन 2-3 बार लगातार थूक रही थी नीचे और अपने उल्टे हाथ से मुंह को साफ करते हुए नफरत भरी आंखों से देख चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ये सब करने की? कितने गंदे हो आप। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है किसी के साथ ये सब करने का। शगुन बोल ही रही थी कि अथर्व झट से उसके पास गया और अपनी मजबूत हाथों से पीछे से उसके गर्दन को पकड़ अपने चेहरे के सामने करते दांत पीसते हुए कहा, किसी और के साथ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। किसके साथ? तुम्हारे साथ। समझ में आई मेरी बात? अथर्व उसकी गर्दन को बड़ी मजबूती से पकड़ा था, जिसके चलते शगुन अपने दोनों हाथ उसके हाथ को पकड़ दर्द से तड़पते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। उसके दर्द भरे लफ्ज सुन अथर्व झट से उसके गर्दन को छोड़ दिया और गुस्से से कहा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, पर एक तुम हो, एक मौका नहीं छोड़ती हो गुस्सा दिलाने के लिए। अथर्व एक झटके में पीछे मुड़ा और तेज कदम भरते हुए वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही शगुन धड़ाम से नीचे गिर गई, जोर जोर से रोने लगी। वह अपने पैरों को समेट अपना चेहरा दोनों घुटनों में छुपाए रोने लगी। उसे अथर्व का यह रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने उसके साथ यह सब किया। वहीं अथर्व वॉशरूम में आकर मिरर में खुद को देखने लगा। वह अंगूठे से अपने सख्त होंठ पर फेरने लगा, जो अभी अभी उसने शगुन के होंठों को चूस कर आया था। कहीं न कहीं उसे भी बुरा लगने लगा कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसके ऐसे करने से शगुन हर्ट हो गई है, कहीं उससे और नफरत ना करने लग जाए। अथर्व वॉशरूम में बहुत देर तक था। उसके बाद वह फ्रेश हुआ और बाहर निकला और जैसे उसकी नज़र शगुन पर गया, जो फर्श पर रोते रोते सो गई थी। अथर्व उसके पास आया और झट से उसे गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर आया और उसे धीरे से सुला ब्लैंकेट से कवर किया और एकटक उसे देखने लगा, जो उसके गालों पर आंसू के निशान बन चुके थे और उसका होंठ सूज गया था। नेक्स्ट डे राशि रोज की तरह जल्दी उठकर रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचने के बाद उसे अनन्या के कहे हुए सारे शब्द याद आने लगे। अब वह ज़्यादा काम में ध्यान नहीं दे पा रही थी। जितना कि अनन्या की बातें उसे खा जा रही है, वह चाहकर भी उन सब से भूल नहीं पा रही। उसके दिमाग में बार बार उसके ही बोले हुए शब्द याद आ रहे थे। वीर ने राशि को अपने कैबिन में बुलाया। राशि अपना नोटपैड और पेन ले वीर के कैबिन में जा पहुंची। वीर जो बोल रहा था वह अपनी डायरी में नोट कर रही थी। नोट करने के बाद वीर ने उसे और भी कुछ कहा। इसके बदले में राशि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वीर भी देख सकता था कि राशि कुछ उदास उदास सी दिखाई दे रही है। वीर को लगा शायद उसकी बहन की वजह से वह उदास होगी, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी न चाहते हुए उसने उससे पूछा, राशि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। क्या कोई बात है जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? क्या तुम किसी से शेयर कर सकती हो? राशि ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, सर मैं परेशान तो हूँ, पर मैं किसी से कह नहीं सकती। शायद मेरी परेशानी किसी को समझ में नहीं आएगा। वीर अपनी आंखें छोटी करते हुए देखने लगा, मानो वह ऐसे देख रहा है कि यह क्या ऐसा बताने वाली है जो मैं नहीं समझ सकता। वीर चेयर से उठते हुए कहा, देखो अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राशि भी उसके इस तरह कहने से राशि का दिल ऐसा कर रहा था कि वह अभी उसे बता दे, पर उसे अंदर कहीं न कहीं एक बात खाए जा रहा था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। राशि के फेस का एक्सप्रेशन वीर नोटिस कर रहा था। वह समझ गया कि राशि का उसे बताने का मन कर रहा है, पर कुछ तो है जो वह नहीं बता पा रही। आखिर ऐसी क्या बात है जो वह बताना चाहती है पर बता नहीं पा रही? यही सब
वह भी सोचने लगा। राशि का दिल कहने लगा कि अभी वह बता दे, क्योंकि वीर सर सामने से पूछ रहे हैं। शायद उन्हें मेरी प्रॉब्लम का कोई सलूशन बताए। राशि ने अपने आप को तैयार की और मोटिवेट भी किया और कॉन्फिडेंस के साथ वीर को बताने के लिए स्टार्ट की। वीर सर, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ शायद आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। राशि का इतना कहना कि वीर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा, मानो यह ऐसा क्या बताने वाली है जो मैं यकीन नहीं करूँगा, और यह ऐसी कौन सी बात है जो मुझे इस पर यकीन करना पड़ेगा। क्या मेरे रिलेटेड कोई बात है जो मुझे नहीं पता? वीर अपने मन में सोच ही रहा था कि राशि आगे बोली, क्या आपको मेरी और अनन्या मैडम की दोस्ती के बारे में पता है? राशि का इतना कहना कि वीर सोचते हुए कहा, तुम दोनों की दोस्ती मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और तुम दोनों दोस्त कब बन गई? तुम जॉब लगने से पहले अनन्या को जानती हो? वीर के पूछे गए सवाल का राशि ने जवाब देते हुए बोली, नहीं सर, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, पर हाँ, यहाँ जॉब लगने के बाद मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जान गई हूँ, और जो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी शायद आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। राशि के मुंह से इतना सीरियस शब्द सुन वीर जानने के लिए उतावला हो गया और कहा, राशि साफ साफ बताओ क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे इस तरह पहेलियां मत बुझाओ। किसके बारे में तुम्हें बोलना है और ऐसी क्या बात है जो मैं तुम पर यकीन नहीं करूँगा? क्या वह बात मेरे रिलेटेड है या कंपनी के रिलेटेड है? तुम बताओगी तो मुझे समझेगा ना। वीर ने थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा तो अब जाकर राशि थोड़ा डरने लगी। अगर मैं बताऊंगी और वीर सर भड़क गए और मुझे चिल्लाने लगे तो? राशि डरने तो लग गई थी, पर सोची अब जो भी होगा पर मैं बात करके ही रहूँगी, क्योंकि यह बात छुपाने से मुझ पर ही हावी हो जाएगा। जिसके चलते राशि ने बताना स्टार्ट की, वीर सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे अनन्या मैडम ने एक काम सौंपा है जो कि 1 महीने से वह मेरे पीछे लगी हुई हैं। वीर सीरियस होते हुए कहा, कैसा काम? राशि ने बताते हुए बोली, सर अनन्या मैडम का कहना है कि मैं आपके क्लोज जाऊं ताकि आपका और मेरा पिक्चर ले सके, ताकि आगे चलकर वह आपसे छुटकारा पा सके। उन्होंने बहुत बार मुझसे ये कहा है कि आप प्रॉपर्टी के लिए उनसे शादी करना चाहते हैं। शायद वह आपसे खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है आपके साथ एक होटल रूम में जाऊं, और उन्हें वह पिक्चर चाहिए ताकि वह आपको छोड़ सके। राशि के मुंह से ये सुनते ही वीर का चेहरा काला पड़ने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि राशि सही बोल रही है, अनन्या सही है, पर जो राशि बोल रही है उसे भी वह झुकला नहीं सकता, इसलिए उसे सच तो जानना ही है। वीर ने आगे कहा, तो आगे का प्लान बताओ। उसने क्या कहा और तुमने अपना काम कहाँ तक किया है? राशि डरते हुए अपने हाथों को उलझाने लगी, क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं डर लग रहा था कि यह बात पता नहीं आगे कहाँ तक जाएगा। वीर चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम बताओ मुझे पूरे डिटेल्स में। वीर का इतना तेज आवाज़ सुन राशि अंदर तक डर गई। उसका जितना भी कॉन्फिडेंस था वह सब लो हो गया और वह डरने लग गई। वीर भी समझ गया कि राशि डर रही है, इसलिए वह अपने आप को रिलैक्स किया और शांति से कहा, राशि मुझे सब सच सच बताओ, तुम दोनों मिलकर क्या कर रही थी? इस बार राशि के आंखों में हल्का आंसू आ गया और वह वीर को बताने लगी, सर अनन्या मैडम ने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं आपके क्लोज जाऊं ताकि वह अपना और मेरा फ़ोटो ले लें, और वह आपसे छुटकारा पाने के लिए वह यह सब कर रही थी। वीर ने दांत पीसते हुए कहा, इसके आगे? राशि आगे बताना चालू की, इसके आगे मैडम ने मुझे 1 महीने पहले ही कहा था, पर यह काम
मुझसे नहीं हो रहा है सर। वीर अपने दोनों हाथों से गर्दन को रब करने लगा। पता नहीं क्यों उसे यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसका भी सिर फटे जा रहा है। उसने पानी का बोतल उठाकर एक ही सांस में आधी बोतल पी गया और अपने उंगलियों से माथे पर रब कंटिन्यू करने लगा। वीर ने आगे कहा, तो तुम लोगों का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और तुमने मुझे बताना क्यों नहीं ज़रूरी समझा? तुम अब क्यों मुझे बताना चाहती हो, पहले क्यों नहीं बताई? वीर के उलझे हुए क्वेश्चन सुन राशि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। राशि का मन कर रहा था कि वह बता दे कि अनन्या मैडम प्रेग्नेंट है, पर उसे डर लग रहा था कि अगर वीर सर भड़क गए तो और उन्होंने अभी कुछ कर दिया तो, जिसके चलते राशि नहीं बोल पा रही थी। वैसे तो राशि को अब बहुत कुछ अनन्या के बारे में पता चल चुका है, पर वह इतना डिटेल्स में वीर को नहीं बता सकती क्योंकि वह वीर के गुस्से को जानती है कि गुस्से में अभी तहस नहस कर देगा। राशि ने आगे कहा, सर मैडम ने कहा है कि वह एक होटल में रूम बुक करके देंगी जहां पर मुझे जाना है, साथ में आपको लेकर, और वह किसी को भेजेंगी फ़ोटो लेने के लिए ताकि मैं और आप पकड़े जाएं। राशि की बातें सुन वीर जोर से हंसने लगा जैसे कि वह पागल हो चुका है। उसके इस तरह हंसने से राशि भी डर रही थी। वीर का गुस्सा अब सबको देखने को मिलेगा। राशि ने माफ़ी मांगते हुए बोली, सर इसके आगे मुझे क्या करना होगा? सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं यह सब काम नहीं कर सकती। अगर मेरे घर वालों को इन सब के बारे में पता चला वह मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि उन पर तो पहले ही मेरी बहन का एक प्रॉब्लम चल ही रहा है। राशि बात कर रोने लगी। उसे रोता देख वीर ने कहा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत सरल तरीका है जो कि अब उल्टा गेम खेलना पड़ेगा। तो क्या तुम रेडी हो? राशि को भी पता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वह अपनी गलती सुधारने के लिए भी तैयार है। उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, सर आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। चाहे वह आप हो चाहे कोई और हो, मजबूरी की वजह से हम लोग जॉब करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना सर कोई कुछ भी कहेगा और हम करेंगे। वीर ने कहा, ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं उससे निपट लूँगा। तुम सिर्फ अनन्या को इतना कह दो कि वह होटल बुक करे और तुम मुझे वह होटल में लेकर चलना ताकि उसे लगे कि उसका गेम उसके तरीके से चल रहा है। राशि ने अनन्या के प्रेगनेंसी का बताना था, पर वह डर के मारे नहीं बता रही थी, इसलिए उसने वीर को हिंट दिया और कहा, सर एक बात और भी मुझे आपको बताना है। मैं चाहती हूँ यह आप ही इसे पता लगाएं, क्या यह हकीकत है या झूठ? वीर अपना आईब्रो चढ़ाते उसे देखने लगा। वीर ने आगे कहा, बताओ किस बारे में? राशि ने कहा, सर मुझे मैडम के ऊपर थोड़ा शक है कि वह शायद किसी और के लिए काम कर रही हैं। क्या आप पहले उनके बारे में पता लगाना चाहेंगे कि वह किसके लिए काम कर रही हैं? यह सबूत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा उन्हें एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि आपके भी पास तो कोई ना कोई प्रूफ चाहिए ना कि मैडम गलत है। राशि की बातें सुन वीर को भी लगा कि राशि सही कह रही है। पहले उसके बारे में सब इकट्ठा कर लेना चाहिए, तभी उसे सबके सामने एक्सपोज कर सकता हूँ। राशि की बातों से सहमति दिखाते हुए वीर ने कहा, ठीक है तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल सही है, वैसा ही होना चाहिए। मैं किसी को काम पर लगा देता हूँ कि वह किसके लिए काम कर रही है ताकि जल्द से उसके बारे में पता चल जाए। ये सुनते ही राशि को तसल्ली हो गया कि अब वीर सर को पता चल जाएगा कि अनन्या प्रेग्नेंट है और वीर सर खुद पता लगाएंगे और उन्हें पता चलेगा तो ही यह सब ठीक रहेगा। अगर मैं बोलूँगी तो यह बात आगे चलकर बहुत बड़ी बात हो जाएगा।
वीर इस वक्त इतना भड़क चुका था कि उसका भी मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। वह अपने चेयर पर बैठ गया था और अपनी आंखें बंद किए बहुत कुछ सोचने लगा। उसे अपनी फैमिली एंगेजमेंट वाले दिन अनन्या के कहे हुए शब्द, वह जिस तरह से उसके पास आकर हंसती मुस्कुराती थी, बातें करती थी, ये सभी चीज़ें उसे बहुत याद आने लगा। वहीं दूर खड़ी राशि वीर को देख रही थी और अपने मन में कहने लगी, वीर सर मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि आप बहुत सही इंसान हो, इसलिए मैं ये सब मामले में नहीं पड़ सकती और मुझे ये सब काम होगा भी नहीं कि किसी की पर्सनल लाइफ खराब करना। मैं इतनी भी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ। राशि यह सब सोच उसकी आंखों से आंसू आ गया। वह रोना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है। उसे सिर्फ ऑफ़र दिया गया है। फिर भी उसे बुरा इस बात का लग रहा था कि 1 महीने सुबह से किसी की टॉलरेंस सहन कर रही है। वीर ने अपनी आंखें खोल राशि की तरफ देखा और कहा, राशि तुम जाओ और अपना काम करो। मैं किसी को हायर करता हूँ इस काम का सबूत ढूंढने के लिए। आखिर सच में अनन्या किसके लिए काम कर रही है? इसका मकसद क्या है? तभी मैं कोई एक्शन लूँगा। उसके पहले तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। उसे ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी और मेरी बात हो गई है। उसे यही लगना चाहिए कि वह जिस वजह से गेम खेल रही है वह उसमें मास्टरमाइंड है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सॉरी डियर लिसनर, कल आप लोगों को एपिसोड नहीं मिला और आज भी छोटा ही बनाई हूँ क्योंकि मैं बाहर गई थी। कल आप लोगों को बड़ा एपिसोड मिलेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।